हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन पीवाई की सीरीज़ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हमारा टॉपिक है यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं आज तक उन सबको एक एक करके रिवाइज करते हैं, पीवाई क्यूज डिस्कस करते हैं। और पीवाई क्यूज को बेटा आप डायरेक्टली याद ही रख लेना, क्योंकि पीवाई क्यूज सीधे के सीधे आते हैं, बिल्कुल भी वर्ड टू वर्ड आते हैं, चेंज बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके सेम ऑप्शन के साथ में तुमसे क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। और पिछले 3-4 साल का जो नीट का पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो आपको नीट में यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसलिए फटाफट करके वीडियो को चाहे 2x की स्पीड पे चाहे 1.5x की स्पीड पे आप देख के फटाफट अपने पीवाई क्यूज को रिवाइज करते रहिए और जल्दी जल्दी याद भी करते रहिए। एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे असर रीजन का है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज़ बिकम a powerful tool to establish paternity and identity of chemicals in rape and assault cases। तो पहली बात यह है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं जिसने क्राइम किया है। कैसे पकड़ सकते हैं? क्योंकि हम डीएनए जो है, हमारी बॉडी का डीएनए जो होता है वो सब में अलग अलग होता है, और सब में अलग अलग के साथ में जैसे एक वीएनटीआर सीक्वेंस होती है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वो हमारी बॉडी जैसे मेरे जेनेटिक मटेरियल का जो वीएनटीआर सीक्वेंस है वो आपके साथ में मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे डीएनए में जो वीएनटीआर सीक्वेंस है 5 है, आपके डीएनए में 9 है वही सीक्वेंस, तो हमारा जो डीएनए है वो मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए क्राइम अगर किसी ने किया तो वो जल्दी पकड़ा जाता है। उसके बाद में ट्रेस एविडेंस सच ए हेयर, सलाइवा, ड्राइड सीमेन एंड एडुकेट फॉर डीएनए एनालिसिस, इन सबसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और हम उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यही तो बता रहा है कि एक पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो हमारे लिए यही प्रिंसिपल है। तो इस कुल मिला के बात है कि दोनों ही बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। तो इसका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा क्या चला जाएगा बेटा जी? इसका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा चला गया क्या? ए इसका आंसर चला गया। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ बिल्कुल, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? क्रोमोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल, हाँ, विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, नहीं, क्रोमोसोम एस्टर वो नहीं करते, सेंट्रियोल वो यहाँ पे बेटा एस्टर रेज यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, एवरी बॉडी सेल में, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है उन सेल में न्यूक्लियस तो होगा, न्यूक्लियस में जो डीएनए है सेम डीएनए, क्योंकि हमारी बॉडी की शुरुआत की बात करो, हमारी बॉडी की शुरुआत कैसे हुई है? हमारी बॉडी की शुरुआत बेटा जाइगोट से हुई है। जाइगोट में जो डीएनए है वो हमारी हर एक सेल में डीएनए है, तो इंसुलिन का डीएनए अगर जाइगोट में है तो हर एक सेल में ही होगा, तो हमारी हर एक सेल में ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। आगे वाला पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसोम इज फाउंड ऑन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नहीं, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होता, वो यहाँ पे गलत बात होगी। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए कंसिस्ट 8 हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होता है, और उसके साथ में एक लिंकर प्रोटीन भी साथ में होती है, तो ये बात भी गलत है। तो 20 का आंसर सही चला जाएगा। बातें समझ में आ रही तो आगे बढ़ते चले जाओ। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर एनसीईआरटी की लाइन अगर आपने पढ़ रखी है तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन 316.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस, बिलियन है, मिलियन की जगह बिलियन है। आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेस देन 10% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ये 10% कोड है वही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, सही लाइन है। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप एवरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, रिपीटेड सीक्वेंस नहीं, अलग अलग सीक्वेंस हमारे जीनोम प्रोजेक्ट को लार्ज बनाते हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट है मोस्ट जीन 2968 और वाई इज फ्यूएस्ट, नहीं, सबसे ज्यादा कौन है? मोस्ट जीन रखने वाला डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है। डिस्ट्रोपिन जीन में जो है वो जो कोड है वो 1.4 बिलियन के आसपास में है, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि ये सबसे ज्यादा रखता है, जो कि गलत बात है, जिसका आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसर रीजन फिर से है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, ये बात सही है, कल भी हमने शायद डिस्कस किया था ये। mRNA ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम एंड अमाइनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये बोल रहा है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए न्यूक्लियस में बनता है और डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस में बनता है, यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो। और उसके बाद में प्रोटीन कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर पहला ही चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, epigeneticists use the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by the assignment of function to different segments. Mythology adopted by himself called, ये है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन बेटा क्या होता है, जैसे मान लो किसी सेल में से हमने डीएनए निकाला, किसी सेल में से हमने डीएनए निकाला, उस डीएनए को हमने सीक्वेंस किया ऐसे। अब सीक्वेंस करने के बाद हमें चेक करना है कि कौन सा कोड कब आया, जैसे ए के बाद में यू आता, फिर जी आता, फिर सी आता, फिर सी आ गया, ये हमने 5 कोड लिख दिए। अब हमें चेक करना है कि ए के बाद में यू है कि जी के और जी के पहले यू है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें अलग अलग जगह कट लगा के चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले यहाँ पे हमने कट लगाया यहाँ पे, तो हमें पता लगा कट वाली साइड में एक साइड में जी है, एक साइड में यू है। फिर यहाँ पे कट लगाया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक साइड में यू है, एक साइड में जी है। फिर मैंने यहाँ पे कट लगाया, पता लगा एक साइड में ए है, दूसरी साइड में यू है। इसका फिर मैंने जब पूरे सेगमेंट को जब चेक किया तो पता लगा कि ए और जी जो है वो साइड में मिले तो बीच में कहीं ना कहीं यू होगा, तो मुझे सीक्वेंस पता लगा, जिसे अपन सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। तो ये वाली बात तुम्हें डायरेक्टली याद रख लेनी कि सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। उसके बाद में मैच द कॉलम का क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, जेकब मोनार्ड ने क्या किया, हरगोविंद खुराना ने क्या किया, मिचेल्सन स्टाल ने क्या किया। अगर आप मैच कराओगे तो सीधे सीधे चीजें आपसे मैच हो जाएगी। जैसे जेकब और मोनार्ड के बारे में अगर पता करें तो लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यहाँ पे क्या बताया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था कि जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, सीधी सीधी बात ये। हरगोविंद सिंह खुराना ने क्या बताया, जेनेटिक कोड बताया। उसके बाद में मिचेल्सन स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए बताया। तो इसका आंसर आप मैच कराओगे तो यही इसका आंसर चला जाएगा। बहुत हार्ड बात है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। व्हाट इज इट दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है वीएनटीआर सीक्वेंस, जो यहाँ पे लिखा है सैटेलाइट डीएनए होता है, अकरिंग हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। आपने 8th चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे ये मान लेता हूँ क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में यहाँ पे डीएनए तो होता है, ये डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, कई बार ये डीएनए जो है कंडेंस फॉर्म में थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, और बाहर यहाँ पे भी डीएनए सीक्वेंस होती है, लेकिन ये इस मेन क्रोमोजोम का साइड वाला पार्ट होता है। इसलिए इसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसे अपन कंसिडर कर लेते हैं सैटेलाइट डीएनए, इसे अपन कंसिडर करते हैं। चलो इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो बेटा पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंस, जैसे इस वाले सेगमेंट में ये वाला जो सैटेलाइट पार्ट है ये सबकी बॉडी में सेम नहीं होता। जैसे मेरी बॉडी में अलग है, दूसरे की बॉडी में अलग है। तो जैसे मेरी बॉडी में ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे 4-4 की फॉर्म में बार बार रिपीट हो रही है, तो आपकी बॉडी में हो सकता है 5-5 की फॉर्म में बार बार रिपीट हो। तो आपका सैटेलाइट डीएनए और मेरा सैटेलाइट डीएनए कभी मैच नहीं करेगा। इसलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को वीएनटीआर सीक्वेंस, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पार्ट में जितने भी जीन है वो हमारी बॉडी में हो सकता है प्रॉपर मैच कर जाए। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जीन मेरी बॉडी में भी होगा, आपकी बॉडी में भी होगा, जितने भी हमारी बॉडी में साइकिल्स चलते हैं वो सब हमारी बॉडी में मैच कर सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, जो म्यूटेशन फास्ट होता है तो हमारी सीक्वेंस बहुत बदली हुई रहती है, जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आसपास में भी मैच करने में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिक ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है भाई, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली यानी बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन जनरेट कर देने वाला। तो यहाँ पे देखो बहुत जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिक का मतलब डीएनए अलग अलग तरीके से दिखता है, जो हमारे लिए यहाँ पे बेस बन जाता है। किसके लिए, जेनेटिक मैपिंग करने के लिए भाई, जीन जो है वो किस सीक्वेंस में बनाया गया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प करता है। सीधी सीधी बात है, आपको याद रख लेना है। ऑप्शन पहला भी सही था, लेकिन ऑप्शन लास्ट भी सही था, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है, बी वाला। तो इसका आंसर बी, सी की जगह रखा गया, लेकिन बी आएगा। अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग साइज। इंक्रीजिंग साइज में आपको अरेंज करना है क्या क्या, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियोटाइड। मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब क्या है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होती है, शुगर के साइड में फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजनस बेस, इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड अगर है, जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ए है, तो ए के सराउंडिंग में यहाँ पे कोई भी शुगर या फिर फॉस्फेट ग्रुप तो लगा होगा। फिर ए के नीचे जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो फिर से मैंने न्यूक्लियोटाइड को रिपीट किया, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, मतलब टी लगा दिया। फिर मैंने सीक्वेंस चेंज की, फिर यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे मैं अब जब डीएनए को ऐसे में डबल स्टैंडर्ड मॉडल में लेके आऊंगा ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे ही तो बॉन्डिंग बनती रहेगी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बनेगा। तो ये एक पॉइंट न्यूक्लियोटाइड है, एक पॉइंट न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं बोलता हूँ जीन क्या होता है, जीन तो एक डीएनए का सेगमेंट है, ये वाला पार्ट डीएनए का सेगमेंट है।
तो डीएनए के सेगमेंट में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नहीं आएंगे तो जीन न्यूक्लियोटाइड से बड़ा हो गया। उसके बाद में बोलते हैं कि जो यहाँ पे बात करते हैं क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम तो इस पूरे डीएनए का कंडेंस फॉर्म होता है, उसे अपन क्रोमोजोम बोलते हैं। जीनोम क्या होता है? जीनोम तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी एलील होते हैं, जितने टाइप के एलील होते हैं, उनका टोटल सम होता है, उसे हम जीनोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा, जीन उससे जस्ट बड़ा, फिर क्रोमोजोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म, और फिर जीनोम सबका जेनेटिक मटेरियल के काउंटिंग एक साथ में। क्या बात समझ में आई? हाँ, अगर बात समझ में आई तो फिर से आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस देख क्या है? EST रेफर टू जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। भाई एक डीएनए में जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है वो डीएनए से RNA बन के फिर वो आगे चल के प्रोटीन बनवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तभी हमें जीन का एक्सप्रेशन पता लगेगा कि डीएनए क्या बोलना चाहता है। तो अगर जो डीएनए एज ए RNA अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो फिर किस बात का फिर यहाँ पे टैग लगाया जा रहा है? तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस सीक्वेंस जो एज ए RNA होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ सकता है अगर आपने ध्यान से सुन रखा होगा। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वो फिर से वही बात है, लार्जेस्ट में जीनोम, क्रोमोजोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, ये अभी आया था क्वेश्चन, पिछले स्लाइड में यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हु डिस्कवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अलग जेफरी, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है? वही कि जो भी जीन है वो अपने आप को एज ए RNA एक्सप्रेस कर पाते कि नहीं कर पाते, उसे अपन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएट विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरियाज इज बायोलॉजी, जिसे अपन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब चल रहा था तो हमें बायोलॉजिकली हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक नया सब्जेक्ट बन के तैयार होगा जिसे अपन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है तो मैं सीधा सीधा याद रख लेना। फिर बोलते हैं ऑन द मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने अभी बोला VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो होता है वो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए का, अभी बात किया था, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन डीएनए में जो डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं, जैसे सैटेलाइट डीएनए में अगर अपन डिफरेंट टाइप के जीन सीक्वेंस की बात करें तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन जो होती है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होती है, वो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अच्छा बेस बन जाती है, जिससे हम क्लियरली क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है? हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं ना, मेरी बॉडी के VNTR सीक्वेंस आपकी बॉडी से मैच नहीं करेंगे क्योंकि सैटेलाइट डीएनए में जो चेंज होता है वो बहुत फास्ट होता है, म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आती। इसलिए नेचर में धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में उसकी VNTR सीक्वेंस एकदम सेपरेट होती चली गई है। पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये VNTR सीक्वेंस आगे भी जाती है क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होती है, इसलिए हमारी सेल इसको नेक्स्ट जनरेशन में भी कंटिन्यू रख पाती है, और इससे हमारे सेपरेशन जो है, हमारी बॉडी जो है एक दूसरे से जल्दी सेपरेट होने में और हमें समझने में हेल्प मिलती है। RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? फिर यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या, स्प्लाइसिंग, एक्सोन, टाटा बॉक्स, ये सब क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको ये RNA पॉलीमरेज में तो आपने को मैंने बताया कि RNA जो है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ऐसे मैंने बताया आपको, और RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो ऐसे राइट हैंड थंब रूल आपको याद रखना है, राइट हैंड थंब रूल याद रखना। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट rRNA बनाएगा, RNA पॉलीमरेज सेकंड hnRNA और mRNA बनाएगा, और RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA बनाएगा। तो यहाँ से tRNA को मैच कर दो सीधा सीधा। तो tRNA कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? tRNA इसमें दिख रहा है, tRNA snRNA। इसके बाद में बोलता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा थर्ड में। उसके बाद में स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, एक्सोन की स्प्लाइसिंग कौन करता है बेटा? सनप्स प्रोटीन करती है, तो सनप्स प्रोटीन मैच कर दो। टाटा बॉक्स यहाँ पे क्या बच गया? टाटा बॉक्स में प्रमोटर मतलब जहां से डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। और ये टाटा बॉक्स का मतलब क्या है? थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन। थाइमिन एडेनिन में क्या होता है? T और A जो है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और G और C जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा इजी होता है, इसलिए जहां से ट्रांसक्रिप्शन जल्दी शुरू हो सकता है वहां पे TAT रिच डीएनए मिलता है। AT रिच डीएनए को खोलना थोड़ा इजी होता है, इसलिए टाटा बॉक्स के साथ में हम इनिशिएशन, प्रमोशन या फिर प्रमोटर को ऐड कर सकते हैं। आंसर इसका C मैच कर जाएगा, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए मतलब हमारे डीएनए में देखो, हमारा पूरा डीएनए वैसे भी काम का नहीं है, हमारे डीएनए में पहले भी इंट्रोन एक्सोन की हम बात करते आए हैं। तो डीएनए में क्या होता है, रिपीटेटेड सीक्वेंस बहुत सारी होती है, जैसे मान लो सी 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 रिपीट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद में फिर से सी 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 रिपीट हुआ। अब हमारे सबके डीएनए में ऐसे सी 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 एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होता है, अलग अलग पर्सन का, इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिपीटेशन मिलता है, जो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में अच्छे से हेल्प मिलती है। और ये सब जो हमें मिल रहा है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की देन है, जिन्होंने भी किया होगा बहुत ही अच्छा काम बेटा किया है। इसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक में क्या होता है, सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक में कुल मिला के हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, किसी भी चेंबर में से हमें डीएनए बाहर निकालना है, ताकि हम उस डीएनए को एम्पलीफाई करके मैच करा सके और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किसी क्रिमिनल को पकड़ सके। तो उसके लिए हमारे पास में डीएनए चाहिए। तो डीएनए हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ऑन द जेल फॉर हाइब्रिडाइजेशन विद स्पेसिफिक प्रोब। ऐसा नहीं, हम किसी भी डीएनए के पार्ट को डीनेचर अगर कर देंगे तो वो तो कहीं ना कहीं डीनेचुरेशन, तो ये तो पीसीआर में होता है। हमें क्या क्या करना, हमें डीएनए आइसोलेट करना। तो हमें आइसोलेशन प्रोसेस में जाने के लिए डीनेचुरेशन नहीं करना है, पहले हमें डीएनए को रखना है, तो एक पूरी सेल के सभी पार्ट्स को हमें डाइजेस्ट कर देना है, उसके बाद में हमें डीएनए मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल तो तब बनेंगे जब हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल फिक्स हो गया कि यही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद में डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस पता लग जाएगी कि हमें, जैसे मान लो हमारी बॉडी की सेल का डीएनए 2.2 मीटर लेंथ का होता है, तो हमारी बॉडी के डीएनए का जो डीएनए की लेंथ ये है, तो हमें क्या पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए, किसी सीक्वेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट का जो सेगमेंट है वो हमारे काम का है। इसलिए डाइजेशन ऑफ डीएनए किसके साथ में, रेस्ट्रिक्शन आरई के साथ में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर है आफ्टर म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू द चेंज इन। चेंज किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन में जो जेनेटिक लोकस में चेंज हुआ है। तो कुल मिला के बाद बेटा यही तो है, आपने यहाँ पे जो सेंट्रल डोग्मा में क्या पढ़ा कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से सीधा सीधा प्रोटीन। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डीएनए में ही जेनेटिक लोकेशन में चेंज हो गया तो सीधा सीधा प्रोटीन ही बदल जाएगा ना, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी इसका आंसर चला जाएगा। अगर आपको सारी बातें ध्यान से समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक दो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि मुझे ऑप्शन समझने में या फिर क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हुई या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।